स्टार्ट करना वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल देने हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोल देंगे, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो एक्चुअली बेटा तो अल्टरनेटिंग करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो देखो तो यूजुअली ਅਸੀਂ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ਨੂੰ साइन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रेजेंट करते हैं, साइन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਅਸੀਂ अगर अल्टरनेटिंग करंट ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आई पता ਕੀ है, अल्टरनेटिंग करंट ਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू और आई नॉट है इसकी पीक वैल्यू और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिहड़ी 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाय टाइम पीरियड ते डिपेंडेंट है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ I is equal to I naught sin omega t ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ कि ਜਿਹੜਾ अल्टरनेटिंग करंट है वो 0 टाइम ਤੇ 0 है, ठीक है। पर अगर ਤੁਹਾਡਾ अल्टरनेटिंग करंट इनिशियली मतलब 0 टाइम ਤੇ मैक्सिमम है फिर ਤੁਸੀਂ अल्टरनेटिंग करंट ਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਨੂੰ इस फॉर्म च लिख सकते हो। और अगर ਅਸੀਂ जनरली लिखना वा तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ समझना पड़ेगा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ अल्टरनेटिंग करंट है जो कंटिन्यूअसली टाइम के नाल चेंज हो रहा और जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली रिवर्स हो रही है उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਨੂੰ मैथमेटिकली कितना लिखा जाएगा। तो जनरल ऑप्शन आ है पर जे सानू क्लियर है कि करंट 0 टाइम ते स्टार्टिंग ते 0 सी तो आ वाली है तो जे मैक्सिमम सी का आया ना इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ कि आ ਜਿਹੜੀ पूरी टर्म है दिस टर्म ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्ड यूज करते हैं फेज और इस फेज ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इनिशियल फेज और इपोक। देखो बेटा अगर ਤੁਸੀਂ अल्टरनेटिंग करंट की गल कर रहे हैं तो लिसन पुत्र अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसकी वैल्यू हर टाइम ते अलग अलग है। तो गिवन टाइम ते करंट की वैल्यू नु इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट की एक खासियत है कि पर्टिकुलर टाइम ते पहुंच के उस करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट वुड बिकम मैक्सिमम, तो उसनु ਅਸੀਂ पीक वैल्यू बोलते हैं आई नॉट। तो करंट के नाल बेटा अल्टरनेटिंग करंट के नाल ਅਸੀਂ दो वैल्यूज होर यूज करते हैं, एक तो होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक होगी पीक वैल्यू और एक वैल्यू ਅਸੀਂ यूज करते हैं एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू और एक है आरएमएस। आरएमएस ਨੂੰ वर्चुअल वैल्यू भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ, इफेक्टिव वैल्यू भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਸਨ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ है साइन कोसाइन है ना इस फॉर्म ਚ है ਤਾਂ ਉਹਦੀ एवरेज वैल्यू जो है वो ਤਾਂ आएगी 2 i naught
वैल्यू आएगी आई नॉट बाय रूट टू। दोबारा गल सुन लो, अगर करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है वो साइन कोसाइन की फॉर्म च है, फिर एवरेज वैल्यू आएगी 2 आई नॉट बाय वाई और आरएमएस वैल्यू आएगी आई नॉट बाय रूट टू। ठीक, पर अगर बेटा थोड़ा करंट है जर्नल करंट, मतलब ओदी जिहड़ी फॉर्म है वो प्योर साइन कोसाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी फॉर्म है, तो फिर असी उस करंट की एवरेज वैल्यू जर्नल वेज कितना कढनी है, ये न्यूमेरिकल्स ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करेगा। तो आई एम या आई एवरेज की वैल्यू निकालने ਲਈ ਤੁਸੀਂ करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਨੂੰ dt स्मॉल टाइम नाल मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल टाइम, ठीक है। तो मैं इथे लिख रहा t1 टू t2 और नीचे तुसी मतलब एक जनरल फार्मूला है, किसी भी कंडीशन दे विच तुसी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इस फार्मूला तो निकाल सकते। ते जे तुसी आरएमएस वैल्यू जिसका दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू है, जिसका और नाम इफेक्टिव वैल्यू भी है, वो निकालनी है, फिर बेटा तुसी केड़ा फार्मूला लगाना, फिर तुसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट नु पहला स्क्वायर करना, फिर dt नाल मल्टीप्लाई करके उसनु इंटीग्रेट करना फ्रॉम टाइम t1 टू t2 और उस तो बाद बेटा आ स्क्वायर होके ओदा मीन निकालना तुसी, और फिर तुसी ओदा स्क्वायर रूट ले लेना है, मतलब आ जी वैल्यू है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जे तो थानू पता कि जिस अल्टरनेटिंग करंट की तुसी गल कर रहे हैं ओदी वैल्यू साइन कोसाइन ते डिपेंडेंट है ना, क्योंकि साडा जेड़ा अल्टरनेटिंग करंट है साइन कोसाइन वाला ही होएगा, साइन कोसाइन दा। तो उस केस दे विच तां तुसी उसदी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इना फार्मूलास चों किसी एक दे नाल डिनोट करनी है। वैसे ध्यान नाल गल सुन लियो पुत्र, जदों तक तुसी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं है ना जनरली, तो फिर आ वैल्यू ਅਸੀਂ एक्सपेक्ट करते हैं आ वाली, पर यूजुअली की हुंदा ਅਸੀਂ ये मान के चलते हैं कि जीरो टाइम ते इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जीरो है, तो इसका मतलब ਅਸੀਂ आम तौर पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स च आ वैल्यू लिखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की, पर कई बारी ना सानू कह दिंदा वा कि जेड़ा अल्टरनेटिंग करंट है वो मैक्सिमम तो स्टार्ट होया, फिर उस केस दे विच ਅਸੀਂ i ਨੂੰ i नॉट cos ओमेगा t ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते। और अगर तुसी साइन कोसाइन फॉर्म वाले करंट नाल डील कर रहे हैं, फिर एवरेज ते आरएमएस वैल्यूज तुसी इना फार्मूलाज नाल लिखनिया। पर जे तुसी जर्नल वेच गल करते हैं किसी भी करंट की अगर एवरेज या आरएमएस वैल्यू निकालनी है, फिर आ फार्मूलाज थोड़े काम आएंगे, मतलब आ रिजल्ट्स भी इन्हां नू साइन कोसाइन वाले वैल्यूज नू पुट करके ही निकले हैं, सॉल्व हो गया, बट इस नू इस सेंस च समझना। क्लियर है पुत्र? एकम गुरलीन हरमन समरीत हुण देखो बेटा, हुण इत्थों ही अगला पॉइंट भी समझ लो, जे असी डील कर रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ नाल, अल्टरनेटिंग वोल्टेज नाल, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस नाल,
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਬਸ ਸਿੰਬਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਪੁੱਤ। और मीन वैल्यू बेसिक फॉर्म वही रहेगी, है ना, तो वोल्टेज नाल डील कर सकते। अच्छा, फिर बेटा जिहड़ी गल मैं तुहानू दसनी है और तुहाडे लई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेसिकली कि जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है ਉਹਦਾ सिग्निफिकेंस की है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ समझना। तो ਅਸੀਂ क्यों करंट ਦੀ आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो एक्चुअली ये गल तुसी हमेशा लिए अपने लिए याद रखो कि कोई भी रजिस्टर है, एनी काइंड ऑफ रजिस्टर, तो उस रजिस्टर चों चाहे अल्टरनेटिंग करंट पास करे, चाहे स्टेडी करंट पास करे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ने एग्जिस्ट करना। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोथ एसी एज वेल एज डीसी दोनों तरह के करंट्स के नाल लिंक्ड है। और ਜਦੋਂ भी ਕਿਸੇ भी रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਦੇ पास ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, तो उस हीट ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर लेके उन्हें रेजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करके इनटू dt करके स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेनी है और उस तो बाद इंटीग्रेट करके इसी टोटल अमाउंट ऑफ हीट या हीट इन गिवन टाइम इंटरवल निकाल सकते। तो कोई भी करंट है जिसके फ्लो करन दे नाल रेजिस्टर च हीट पैदा हो रही है, उन्हें कैलकुलेट करन दे लई असीं ये फार्मूला बेसिक फार्मूला यूज करते हैं। हुण क्योंकि बेटा तुहानू रेगुलर क्लास भी मैं बार बार दस चुका हाँ, जिहड़ा स्टैडी करंट है ना, स्टैडी करंट दी पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सब सेम है। इस करके जिहड़ा अल्टरनेटिंग स्टैडी करंट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ कोई ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। बट अल्टरनेटिंग करंट के केस ਦੇ ਵਿੱਚ जे तुसी हीट कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो फिर या तो तुसी ये फार्मूला यूज करोगे दिस वन, और इस फार्मूला च आई की है उस अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ते या फिर तुसी दूसरी ऑप्शन की है कि तुसी उस अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर लेके गिवन टाइम नाल मल्टीप्लाई करो। ध्यान से रख लो। तो दोनों ऑप्शंस है ਤੁਹਾਡੇ सामने। मतलब बेसिकली ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हीट कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए रजिस्टर, ਤਾਂ ਆਪਾਂ यूजुअली आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं ना फार्मूला, ਉਹਦੇ ਚ आई ਦਾ मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, ना कि इंस्टेंटेनियस। ये ध्यान ਚ रखना, ठीक है। तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हीट कैलकुलेट करने ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ऑप्शन यूज ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। अच्छा, फिर बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AC थ्रू रजिस्टर ਦੇ, मतलब अगर किसी रजिस्टर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा, तो उस अल्टरनेटिंग करंट दे
वोल्टेज दी फेज ओमेगा टी है और फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, पीक वैल्यू ई नॉट है। तो ਜਦੋਂ इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो उस अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है इन ए रेजिस्टर दोनों का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज जीरो है। और ओमेगा टी है ना, दोनों का फेज सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पर पीक वैल्यू की रिलेशन आएगा पीक वैल्यू आई। और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस है ਉਹਦੀ वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मतलब किसी भी रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इस गल पे डिपेंड नहीं कर रहा कि उस रेजिस्टर चो फ्लो होने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो जिन्नी मर्जी फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो करे रेजिस्टेंस ने सेम रहना वा। जिहड़ी रेजिस्टेंस है ना ई नॉट बाय आई नॉट, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर है। पर अगली गल याद रखो पुत्र कि ये जो आप कंडीशन डिस्कस की है सिर्फ रजिस्टर हुई है। अगर थोड़े सामने कैपेसिटर है और तुसी ओदे अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हुण ये डायग्राम थानू दस रही है कि जो असी वोल्टेज अप्लाई की है उदी पीक वोल्टेज ई नॉट है और उदा फेज ओमेगा टी है। और जदों आपां कैपेसिटर दे क्रॉस वोल्टेज अप्लाई की तो जेड़ा करंट फ्लो करेगा बेटा वो ਉਹਨੂੰ मैं इदां लिख रहा मतलब ये रिजल्ट्स याद रखने टिप्स से कि जेड़ा कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट ओदा फेज वोल्टेज नालों 90 डिग्री अहेड है अगे और ओमेगा ओमेगा दोनों सेम है। मतलब जदों भी ਅਸੀਂ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करांगे तो जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है सेम फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो करेगा। और ई नॉट आई नॉट इन्हां दा की रिलेशन होएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। XC वेयर XC नु ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं बेटा 1 by omega c है ना। तो जिस तरह ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉसी तरह ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ XC ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫਰਡ ਬਾय ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ और ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और करंट है ना। जिस वोल्टेज दी या करंट दी फ्रीक्वेंसी है ਉਹਦੇ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का करंट या वोल्टेज होएगी तो XC उन्नी घट होएगी। मतलब जेड़ा कैपेसिटर है ना वो लो फ्रीक्वेंसी करंट ਨੂੰ ज्यादा अपोज करेगा हाई फ्रीक्वेंसी करंट ਦੇ कंपैरेटिवली। तो इधर है ना आज रिलेशन आ रहा है। और एक गल होर याद रखो तो कंफ्यूज ना होइयो, कैपेसिटेंस दा SI यूनिट दा फैराड है पर XC दा SI यूनिट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये भी ऑपोजिशन ही है लाइक रेजिस्टेंस। तो ये रिजल्ट्स है जेडे थानू याद होने चाहिए है, तो ये पता होने चाहिए है। समझ आ रही है गुरलीन? यस सर। एकम समरीत हरमन और अगर बेटा
इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ it lags behind the voltage by 90 degree मतलब कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और कैपेसिटर इंडक्टर ਦੇ ਕੇਸ ਚ करंट lags behind the voltage by 90 degree और हाँ वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है। और I नॉट और E नॉट का की रिलेशन है बेटा XL। तो XL ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू अच्छा मतलब ये देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट होएगा या वोल्टेज होएगी उतनी ज्यादा XL की वैल्यू होएगी। मतलब जेड़ा इंडक्टर है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई करंट फ्रीक्वेंसी करंट नु हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी करंट नु ज्यादा अपोज करेगा इन कंपैरिजन टू लो वन। तो हुन ये रिजल्ट्स है जेड़े कि तुहानू टिप्स ते होने चाहिए है, याद होने चाहिए है ना। और क्योंकि बेटा XL की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ इधर है और XC की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ इधर है। अच्छा फिर अगली गल सुनो पुत्र, आ जेड़ा L है ये कौन है? इंडक्टेंस। केदी इंडक्टेंस? इंडक्टर दी। इंडक्टर जस्ट लाइक सोलेनॉइड ही है। तो L दी वैल्यू पुत्र तुम्हारे दिमाग च रहनी चाहिए है कि L ਨੂੰ कैलकुलेट करन दा फार्मूला μ0 n² LA है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि जो इंडक्टर है हुन अगर मान लो थानू कोई कहे कि आपां इस इंडक्टर दे अंदर डायमैग्नेटिक रॉड इंसर्ट कर दी। डायमैग्नेटिक रॉड इंसर्ट करने का मतलब की है कि L विल डिक्रीज और L दे डिक्रीज करन दे नाल बेटा XL विल डिक्रीज, करंट विल इंक्रीज। अच्छा अगर वो कहे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक रॉड नु इंसर्ट किया तो L विल इंक्रीज और L दे इंक्रीज होने दे नाल XL विल इंक्रीज तो करंट विल डिक्रीज। मतलब इस तरीके दे नाल भी थानू प्रॉब्लम्स नु देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा है ना। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा थानू पता कि जेड़ा कैपेसिटर है अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान के चलिए तो C की वैल्यू की है एप्सिलॉन नॉट A by D। और अगर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पा देने आ तो ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगी है ना। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करती ਉਹਦਾ मतलब K ਨੂੰ इंक्रीज करता ਤੇ K ਦੇ इंक्रीज K इंक्रीज नहीं किया रादर कैपेसिटेंस ਨੂੰ इंक्रीज करता डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंसर्ट करने नाल। तो C जब इंक्रीज होएगा तो XC घटेगा और XC ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ करंट विल डिक्रीज इंक्रीज है ना, क्योंकि इन्हें डिक्रीज करना तो इन्हें इंक्रीज करना। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ सोचना पड़ेगा। मींस ਜਿਹੜੇ अलग-अलग यूनिट्स ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ साइमल्टेनियसली माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्राइक करने चाहिए। ठीक है तो ये पॉइंट्स है जो ਆਪਾਂ मतलब मिस नहीं करने। और फिर बेटा दोबारा देखो गल जो एसी जनरेटर है तो एसी जनरेटर का पर्पस की है मैकेनिकल एनर्जी नो इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट करना इन एसी फॉर्म है ना। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज नो जनरेट करना जनरेटर का काम है एसी जनरेटर। तो ਇਹਦਾ प्रिंसिपल ये है बेटा कि whenever a coil is rotated in a uniform magnetic field due to change in magnetic flux induced EMF is
सेटअप ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ AC ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, तो क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के घुमाई जा रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जिहड़ा EMF, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला असी की लिखते हैं B डॉट A BA cos थीटा, तो जे नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n BA cos थीटा, और थीटा की वैल्यू बेटा ओमेगा t है, तो फाई बन गया n BA, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी तो निकाल सकते हैं। तो जो आप डिफरेंशिएट करांगे तो माइनस एन बी ए कॉस नु डिफरेंशिएट करो माइनस साइन ओमेगा टी, तो आ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जेड़ा एसी जनरेटर है बेटा, तो एसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होएगा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फार्मूला है दिस वन, और उसकी पीक वैल्यू इसके बराबर है। पीक वैल्यू मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर जनरेटर के अंदर, एसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा उसकी पीक वैल्यू कितनी होएगी, ओमेगा एन बी ए, एन की है कॉइल दिया नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए है कॉइल का एरिया, और ओमेगा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जेडी 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय टाइम पीरियड। हुन ये जेड़ा जनरेटर है इहदे चार मेन पार्ट्स केड़े-केड़े है बेटा, तो इहदे चार मेन पार्ट्स है आर्मेचर कॉइल, जेडी कॉइल है तो इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स n है और एरिया ये है, फील्ड मैग्नेट्स, मतलब फील्ड मैग्नेट्स का काम की है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करना जिहदे अंदर रखी कॉइल को घुमाया जाएगा। तो आर्मेचर कॉइल, फील्ड मैग्नेट्स दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आएगा बेटा स्प्लिट रिंग्स, सॉरी स्लिप रिंग्स, स्लिप, तो मेटालिक रिंग्स है दो जेडे की कॉइल के नाल जुड़े हुए हैं, और तीसरा चौथा है ब्रशेस, ये मेटालिक रिंग्स है और ब्रशेस ग्रेफाइट के बने हुए हैं ना, तो ये पार्ट्स है जेडे थानू याद होने चाहिए सिंपली, तो इस तो इलावा कोई ज़्यादा गल नहीं करने की लोड़। तो एसी जनरेटर जो है ये बिहाफ से जो प्रॉब्लम आएगी तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पीक वोल्टेज के नाल रिलेटेड होंगियां, जिन्हों कैलकुलेट करने का फार्मूला ओमेगा एन बी ए है। तो इन्नी गल लगी समझ।